तो बेसिकली ये जो कंटेंट आज मैं बना रहा हूँ या ये जो वीडियो मैं आज पोस्ट करना चाह रहा हूँ, ये वीडियो स्पेसिफिकली इस चीज के ऊपर है कि एक लॉ स्टूडेंट के पास में क्या अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और क्यों होनी चाहिए। दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्या अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और क्यों होनी चाहिए, दोनों पे बात करनी है। आपने एंट्री ली है इन द फील्ड ऑफ लॉ, आपने एंट्री ली है इन द फील्ड ऑफ लॉ। अब लोगों के लिए लॉ का मतलब है बेयर एक्ट्स। बिल्कुल सही बात है भाई, बिल्कुल होंगे बेरेट्स। लेकिन कभी किसी के अंदर यह सवाल नहीं आता कि ये बेरेट्स किन चीजों के ऊपर बेस्ड है, इनका बेस क्या है। तो इनका इनका बेस क्या है। तो जब आप इनके बेस की बात करते हो तो इनका बेस जो है वो थ्योरीज है, ज्यूरिस्प्रूडेंस की थ्योरीज, क्रिमिनल लॉ की थ्योरीज, ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं जिनकी थ्योरीज हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की थ्योरीज, वो कई सारी थ्योरीज इनका बेस है इन बेरेट्स का। यूजुअली हो क्या रहा है, जितनी भी क्लासेस चल रही है ना अभी इंडिया में स्पेसिफिकली, कुछ ट्यूटर्स होंगे जो कि स्पेसिफिकली इन चीजों को पढ़ा रहे होंगे जो थ्योरीज हैं, लेकिन बहुत रेयरेस्ट है। ज्यादातर क्लासेस जो हैं वो एक बहुत बड़ा पैसा निकाल रहे हैं बिजनेस के तौर पे। किस चीज में? वो क्या कर रहे हैं, बेरेट्स रटा रहे हैं। बेरेट्स रटाना चालू कर दिया बच्चों को, जैसे आप बोलते हैं प्रोविजंस, तो प्रोविजंस रटाना चालू कर दिया। बिल्कुल सही बात है। प्रोविजंस रटने से एक चीज निकलती है, क्या निकलती है? दैट्स इज रिजल्ट। रिजल्ट निकलते हैं, मतलब आप क्या होंगे प्रोविजन रटने के बाद में? सिविल जज बनेंगे, एडीपीओ बनेंगे, और ऐसे जितने भी हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन वो आप निकालेंगे। क्यों? रीजन बता रहा हूं, क्योंकि सिलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं, सिलेक्टिव प्रोविजंस उसके अंदर आते हैं, और ये हर ट्यूटर को पता है। तो वो क्या करते हैं, अपनी क्लास में बैठा के स्टूडेंट्स को रटाना चालू करते हैं। देखिए रटो, तो ये बच्चे क्या है, बहुत अच्छे हो गए रटने में, बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं रटने में, और रट रट के ये क्या बन रहे हैं, ये या तो जज बन रहे हैं या फिर ये एडीपीओ बन रहे हैं। अब इससे जो पूरा हमारा सिस्टम है, जो हमारा लीगल सिस्टम है, जो कंप्लीटली लॉ के ऊपर बेस्ड है, इसमें कमियां क्या आ रही हैं, इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 3 साल की प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है हर एक इंसान को जज बनने से पहले। क्यों जरूरी है, समझा है? उसका रीजन है कि एक इंसान 22 से 23 साल की उम्र में अपनी डिग्री पूरी करता है और वो सिविल जज का एग्जाम देता है, और सिविल जज के फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट में जज बन जाता है। तो 24 से 25 साल की उम्र में वो बच्चा क्या हो गया, जज बन गया। ये तो 24-25 साल की उम्र में जज बन गया। इनको सीनियर होने में बहुत टाइम लगेगा, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने में बहुत टाइम लगेगा। इनके सामने जो एडवोकेट साहब आ रहे हैं उनकी उम्र है 50 साल, 55 साल, 60 साल, इस लेवल तक के आ रहे हैं, और इससे भी ज्यादा उम्र के हो सकते हैं। इनका जो एक्सपीरियंस है इन द फील्ड ऑफ लॉ वो हो चुका है 33-35 साल का। इनके पास में इन थ्योरीज की पूरी समझ है, साइकोलॉजिकल समझ है, आपका फिलोसॉफिकल समझ है, सारी समझ है। एक ये स्टूडेंट जो सिर्फ सेक्शंस याद करके आ गया है, सिविल जज तो बन गए लेकिन सिर्फ सेक्शंस की समझ है उनको, उनको नहीं पता कि इन थ्योरीज का इंप्लीमेंटेशन कैसे होता है, वहां प्रॉब्लम आती है। तो ये जो वकील साहब हैं जिनके पास में 30-35 साल का अनुभव है, ये वकील साहब और इनके सामने वाले वकील साहब, ये दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं। अब ये 35 साल का एक्सपीरियंस लिए वकील साहब इन जज साहब को अपने तरफ से कभी भी मैनिपुलेट कर लेता है, क्योंकि इनको सिर्फ प्रोविजंस पता है। जज साहब जो आए हैं ना सिविल जज बनने, ये सिविल जज बन के, ये मतलब मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं इसमें हर सारे मतलब सारे जजेस को इसके अंदर नहीं काउंट कर रहा हूं। कई सारे जजेस सिविल जज ऐसे भी हैं जिन्होंने बहुत अच्छे से लॉ पढ़ा है, सारी थ्योरीज पढ़ के आए, बहुत अच्छे से कॉन्स्टिट्यूशन की अंडरस्टैंडिंग लेके आए। लेकिन ज्यादातर कोचिंग्स की बात कर रहा हूं मैं, ज्यादातर कोचिंग्स में यही पैटर्न होता है कि आप तो रट्टा मारो। अब इससे रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है आपके लिए, अनफॉर्चुनेटली, कि ये जो 30-35 साल का अनुभव लिए एक वकील साहब हैं, ये जज साहब को अपनी तरीके से मैनिपुलेट कर रहे हैं लॉ में। और वकील जज साहब के पास इतना टाइम है नहीं कि वो जाके अब इन थ्योरीज को पढ़ें, क्योंकि उनके पास काम इतना है, वर्कलोड इतना है, ओवरलोडेड है। तो उनके पास इतना टाइम भी नहीं है कि वो जाके ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ें या क्रिमिनल लॉ की थ्योरीज पढ़ें या बाकी की और चीजें पढ़ें। तो ये प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी के अंदर। इससे क्या हो रहा है ना, जो ऑब्जेक्टिव है इस लॉ को बनाने का, ऑब्जेक्टिव है जस्टिस सर्व करना, अनफॉर्चुनेटली वो जस्टिस सर्व नहीं हो पा रहा है, एंड दैट इज व्हाट सुप्रीम कोर्ट इज सीइंग। ये सुप्रीम कोर्ट देख रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं भाई, एटलीस्ट इस इंसान को जो सिविल जज बन रहा है ना 23-24 साल की उम्र में, नहीं, इसको होल्ड कराइए, इनको 3 साल की प्रैक्टिस दीजिए, इनको दीजिए 3 साल की प्रैक्टिस। इस 3 साल की प्रैक्टिस में इनको वो कम से कम कोर्ट का एक्सपोजर तो मिले,
कि कैसे एज अ एडवोकेट बेंच के जब इस तरफ आप बैठे हो तब आपको कैसे काम करना है। आप सीधे बेंच के उस तरफ जाके बैठ गए, अधिकारी पद पर बैठ गए जहां से आपसे जस्टिस की उम्मीद की जाती है, लेकिन वकील साहब आपको घुमा रहे तो आप जस्टिस सर्व नहीं कर पा रहे, जो ऑब्जेक्टिव है इस फील्ड का वो अचीव नहीं हो पा रहा है। एंड दैट्स व्हाट द ब्रूटल फॉर ऑल ऑफ अस। ये सिचुएशन क्रिएट हो गई थी, इसलिए 3 साल का लॉ जो था कि आपको 3 साल का लॉ बोल रहा हूं, 3 साल की जो प्रैक्टिस थी वो आपके लिए मैंडेटरी की गई। अब सवाल ये आता है कि बेसिकली ये है क्या और कैसे काम करता है, क्या चीजें हैं जो कि एक लॉ स्टूडेंट्स को पढ़नी चाहिए मैंडेटरीली, और अगर उसे उनमें से एक भी चीज नहीं आ रही है तो यकीन मानिए वो लॉ स्टूडेंट नहीं है। वो लॉ स्टूडेंट नहीं है, बस वो ये है कि उसको थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन है। जैसे मेरे पिताजी को, उन्होंने लॉ नहीं किया लेकिन फिर भी कई सारे सेक्शंस की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग। कई सारे तो अपराधी ऐसे होंगे जिनको आपसे ज्यादा लॉ आता होगा, कि उनके पास में 4-5 केस चल रहे हैं अलग अलग धाराओं के, तो वो 4-5 धाराएं आपसे हो सकता है ज्यादा अच्छे से पता हो, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। तो सवाल ये आ रहा है कि लॉ है क्या फिर। लॉ 3 चीजों के ऊपर बेस्ड है। पहली जो चीज है लॉ के अंदर वो है थ्योरीज। जब मैं थ्योरीज लिख रहा हूं तो इसका मतलब है फिलोसफी की थ्योरीज, ज्यूरिस्प्रूडेंस की, साइकोलॉजिकल थ्योरीज, विटनेस साइकोलॉजी क्या होती है, जजेस साइकोलॉजी क्या होती है, एडवोकेट साइकोलॉजी क्या होती है, ये थ्योरीज कि कैसे काम करते हैं ये लोग, ठीक है। और उसके अलावा आपकी क्रिमिनोलॉजीज वगैरह की थ्योरीज, अलग अलग सब्जेक्ट और कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड थ्योरीज। दूसरा होता है इसका इंटरप्रिटेशन पार्ट, और तीसरा होता है इसका प्रैक्टिकल पार्ट, कि कोई भी लॉ बना वो किस चीज के ऊपर बेस्ड है और उसको लेके सरकार की मंशा क्या थी, ये पहली समझ होनी चाहिए आपके अंदर एज अ लॉ स्टूडेंट। दूसरी जो समझ होनी चाहिए वो होनी चाहिए कि सरकार की जो मंशा है वो किस चीज के ऊपर बेस्ड है, इंटरप्रिटेशन कैसे किया जाएगा उस मंशा का। ये सेकंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आपको आना चाहिए। और तीसरी चीज है कि उसका इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा। जब आप पहुंचोगे फील्ड में तब आप सच में उसको इंप्लीमेंट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। इन 3 चीजों के ऊपर बेस्ड है आपका लॉ। तो ज्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं लॉ फील्ड के अंदर, स्पेसिफिकली मैं जिस क्षेत्र में रह रहा हूं, इतने सालों से पढ़ाया मैंने, एकेडमिक्स में इतने साल दिए अपने, उसके एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूं, हमारे 90% स्टूडेंट्स सिर्फ इस एक्सपोजर को जानते हैं, वो भी बहुत कम। मतलब ज्यादातर स्टूडेंट्स या तो सिविल जज की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी और कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। जब मैंने बताया कि जैसे हम कंपटीशन की प्रिपरेशन में लग जाते हैं, हम बेरेक्ट के भी सिर्फ लिमिटेड सेक्शंस को याद रखते हैं, इसके अलावा हमें कुछ नहीं आता। तो आपको ये वाले 2 पोर्शन तो पता ही नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हो कि आप गुड हो इन द फील्ड ऑफ लॉ। यू आर नॉट एट ऑल, यू आर नॉट इवन बेस ऑफ लॉ फील्ड। आपने धज्जियां उड़ा दी लॉ फील्ड की, क्योंकि आपको यह पता ही नहीं है कि क्यों बना ये लॉ, कैसे इंप्लीमेंट होना है, क्या सोच थी सरकार की, आपको ये पता ही नहीं है। आप तो क्या कर रहे हो, आपको प्रोविजंस पता और आपने बस धनाधन काम करना चालू कर दिया। बट इट्स लाइक कि आपको बोला जा रहा है कि दीवार तोड़नी है, ठीक है, तो आप कहां से दीवार तोड़ना चालू करोगे, ऊपर से कि नीचे से। आप दीवार के नीचे खड़े हुए हो, ऊपर से तोड़ोगे ना, बिल्कुल सही आंसर है, ऊपर से तोड़ोगे, क्योंकि अगर दीवार नीचे से तोड़ोगे तो तुम्हारे ऊपर ही गिरेगी। एंड दैट्स व्हाट अंडरस्टैंडिंग इज। तो आप क्या कर रहे हो, आप सीधे दीवार तोड़ने पहुंच गए हो। अब आपको ये नहीं पता, अब आप तुक्के से अगर ऊपर से तोड़ना चालू कर दोगे तो ठीक है भाई साहब, तो बच गए तुम। लेकिन अगर तुमने नीचे से तोड़ना चालू कर दी तो हो सकता है दीवार तुम्हारे ऊपर ही गिर पड़े। तो इतने सारे जजेस को क्या हो रहा है आजकल, मतलब हाईकोर्ट इतनी फटकार लगा रहा है कि तुम सही नहीं कर पा रहे हो, ये नहीं कर पा रहे हो, ऐसा नहीं कर पा रहे हो। वो क्यों कर रहा है, क्योंकि वो दीवार नीचे से तोड़ना चालू कर देते हैं, उन्हें समझ ही नहीं है। क्यों नहीं है उनके पास समझ, क्योंकि ना उन्हें थ्योरीज पता, ना उन्हें इंटरप्रिटेशंस पता उन थ्योरीज के। एंड दैट्स द वर्स्ट पार्ट। तो व्हाट एक्चुअली आई एम ट्राइंग टू डू विद लॉसम, ये जो क्लास मैंने बनाई है आफ्टर द एक्सपीरियंस, आफ्टर हैविंग अ गुड एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ एकेडमिक्स, एकेडमिक्स को, फॉर्मल एकेडमिक्स को छोड़ के जो मैं इस क्लास के साथ आया हूं, इसका ऑब्जेक्टिव ही है कि आई वांट 100 स्टूडेंट्स इस क्षेत्र से, ऑनलाइन ऑफलाइन, मुझे ऐसे 100 स्टूडेंट्स चाहिए जिनको मैं थ्योरी सिखा सकूं, इंटरप्रिटेशन सिखा सकूं और प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी दे सकूं। तो थ्योरीज में आपका ज्यूरिस्प्रूडेंशियल पार्ट है, क्रिमिनोलॉजी का पार्ट है, और आपका और जो अदर फिलोसफिकल पार्ट है, साइकोलॉजिकल पार्ट है, वो आते हैं। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट सब्जेक्ट यहां मैं बहुत डिटेल में बताने की कोशिश करता हूं स्टूडेंट्स को, ताकि वो ये समझ सकें कि बीइंग एन एडवोकेट आप कई सारे इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हो, लेकिन बीइंग अ जज आपको क्या इंटरप्रिटेशन चूज करना है।
ये आपको कैसे पता चलेगा जब तक आपने इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स पढ़ा ही नहीं है। तो ये दूसरी चीज है। और तीसरी चीज इस प्रैक्टिकल के लिए मैंने पुलिस स्टेशन में स्टूडेंट्स को भेजना, फिर उसके बाद में, ताकि यहां से स्टूडेंट ये सीखे कि एफआईआर कैसे होती है, रोज नामचा कैसे बनते हैं, मर्ग कायमी कैसे होती है, ये बेसिक चीजें सीखें। और ये बेसिक सीखने के बाद में वो जाएंगे फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की इंटर्नशिप पे, जहां पर ये एफआईआर का आगे का प्रोसेस क्या हुआ उसके बारे में जाने। और उसके बाद जाएंगे वो लोग कहां पर, हाई कोर्ट में, कि अगर यहां पर केस नहीं बना तो हाई कोर्ट में अपील के प्रोविजंस कैसे एप्लीकेबल होते हैं। ये है इनके प्रैक्टिकल में। तो दिस इज माई ऑब्जेक्टिव विद दिस पर्टिकुलर क्लास लॉसम। तो मुझे सिर्फ जेन्युइनली सिर्फ ऐसे 100 स्टूडेंट चाहिए जो सच में लॉ फील्ड के अंदर कुछ एंथुसियास्टिकली करना चाहते हैं, चेंजेस लाना चाहते हैं लॉ फील्ड के अंदर। आप जज हैं, आप एडवोकेट हैं, इससे मायने नहीं रखता है। मायने रखता है कि आप कैसे जज हैं और कैसे एडवोकेट हैं। मेरे को कहने में बहुत गुरेज है और मेरे को कहने में बड़ा कष्ट भी हो रहा है कि आज हमारे वकील साहब जो है ना, वो 100 रुपए 50 रुपए के लिए लड़ रहे हैं। और ये सच है, मेरे को बोलने में कोई मतलब शर्म नहीं है, सच बोलने में शर्म नहीं है कि एक वकील अगर 5,000 रुपए में कोई काम कर रहा है तो दूसरा वकील आके बोल देगा कि ये काम हम 300 रुपए में कर देंगे, सॉरी 3,000 में कर देंगे। और हालत इतनी खराब हो चुकी है, मेरे कई सारे दोस्त हैं इसी फील्ड के अंदर, क्योंकि मैं खुद ही इस फील्ड में हूं, इतने सारे दोस्त हैं जो बोल रहे हैं कि आशीष यार 500 रुपए में, 1,000 रुपए में बेल हो रही है। तो मेरे को प्रॉब्लम नहीं है कि आप 500 रुपए में, 1,000 रुपए में बेल कर रहे हो। बात यह है कि आपने अपना स्टैंडर्ड कितना लो कर दिया, स्टैंडर्ड की बात है। तो आपने सिर्फ अपना स्टैंडर्ड लो नहीं किया, आपने अनफॉर्चुनेटली पूरे सिस्टम का स्टैंडर्ड लो कर दिया। ये पूरा सिस्टम में ये आपने कोलैप्स कर दिया एक तरीके से, एंड दैट्स द अनफॉर्चुनेट पार्ट। तो ये वही फील्ड है जिसमें राम जेठमलानी साहब 1 करोड़ रुपए चार्ज कर देते हैं, और ये वही फील्ड है जिसमें एक आदमी 500 रुपए ले रहा है। आप ऐसे ये नहीं कह सकते कि अरे ये तो हमारी समाज सेवा है, समाज सेवा तो फ्री में कर दो, फिर समाज सेवा नहीं कर रहे हो आप, आपने स्टैंडर्ड्स की ऐसी कर दी। एंड दैट्स द प्रॉब्लम। तो इंसान जो आपके पास में जस्टिस सीख करने आता है, आप अनफॉर्चुनेटली उसे जस्टिस दे ही नहीं पा रहे हो। आपने क्या कर दिया है, ब्रोकरेज पर चला दिया, पूरा सिस्टम हमारा ब्रोकरेज पर चालू हो चुका है कि बाबू साहब को कुछ देना है, इधर से कुछ इनका करना है, इधर से कुछ करना है। कई सारे एडवोकेट्स तो ऐसे हैं जज साहब के नाम पे ही पैसे निपटा देते हैं, जज साहब को पता ही नहीं है, लेकिन नीचे से काम हो गया उनके नाम पर। ये प्रॉब्लम्स है। तो मेरे को ये नहीं है कि हर आदमी अपना घर चलाने के लिए कुछ ना कुछ टैक्टिक्स तो यूज करता है, लेकिन यार आपको अगर कुछ टैक्टिक्स यूज करनी है तो कम से कम अच्छे से तो जाइए ना। आप अच्छे एडवोकेट बनिए, लोग आपके पास आएंगे, अपने आप देखेंगे कि हाँ यार ये वो वकील साहब हैं जो मतलब केस बड़े तमीज से लड़ते हैं, और लोग पैसे भी देंगे फिर आपको। जब क्वालिटी अच्छी मिलती है तो वो पैसे भी आपको देंगे। सो दैट्स माय अप्रोच टू द स्टूडेंट्स ऑफ ग्वालियर एंड नियर बाय प्लेसेस, कि मुझे ऐसे 100 स्टूडेंट चाहिए जो सच में लॉ फील्ड के अंदर सीखना चाहते हो, ताकि मैं उन्हें जाऊं और ये बताऊं कि भाई कैसे कैसे काम करना है, कौन सी थ्योरीज हैं जो काम आती हैं, ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है, समझो कि लॉ बना ही क्यों, क्या रिक्वायरमेंट है इस लॉ के बनने की, हम इन सब चीजों पर बात कर सकें। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू मी। तो लेट्स सी, आई एम ऑन अ मिशन कि मैं कुछ अच्छा अपने सिटी के लिए कर पाऊं, अपने सिटी के कुछ लॉ स्टूडेंट्स के लिए कर पाऊं, ताकि नियर बाय प्लेस के जो मतलब जैसे मैं दिल्ली कभी जाता था, जब मैं लॉ स्टूडेंट था तो मुझे बहुत सुनने को मिलता था कि यार वो मध्य प्रदेश के स्टूडेंट्स, मध्य प्रदेश में भी ग्वालियर के, तो बहुत बुरी स्थिति होती थी। मैं तुम्हें कैसे बताऊं, मैं खुद ही एम्बरेस फील करता था जब मैं दिल्ली के स्टूडेंट्स को देखता था। जब मैं एम्बरेस बोल रहा हूँ तो मैं इसका मतलब ये है कि मैं किसी और फील्ड में और चीज में नहीं बोल रहा, लेकिन मैं लॉ के पर्पज पे बोल रहा हूँ। मैं जब देखता था कि इनके लॉ इतने स्ट्रांग है, इनके इंटरप्रिटेशन इतने अच्छे हैं, हमारे क्यों नहीं हो पाए। तो बहुत बड़ा रोल हमारे कॉलेजेस का भी रहा इसमें, क्योंकि हमें भी कॉलेजेस के अंदर कुछ बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी नहीं गई, क्योंकि उनकी अपनी वो अपनी ही एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में इतने उलझे हुए हैं कॉलेज वाले कि वो जो उनका मेन काम है एकेडमिक्स, वो शायद उससे बाहर निकल जाते हैं, भूल जाते हैं, पढ़ाई नहीं पा रहे। तो पूरे सिस्टम के अंदर इश्यूज हैं। तो जब ये प्रोटेस्ट चल रहे हैं ना, मैं बिल्कुल डाई हार्ड सपोर्ट कर रहा हूं उस प्रोटेस्ट को, कि सिस्टम चेंज तो होना चाहिए हमारा। अकाउंटेबिलिटी तो हर एक एजुकेटर के ऊपर होनी चाहिए। मैं अगर एजुकेटर हूं ना, तो मेरे ऊपर ये अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि मेरे पढ़ाए स्टूडेंट्स आज किस लेवल पर काम कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली जितनी भी बड़ी कोचिंग्स हैं, मैं इनके भी क्लियर कर रहा हूं आज। ये बहुत कहीं गलती से अगर ये वीडियो वायरल हो गई ना, तो बहुत गालियां पड़ेंगी मेरे को, मैं तुम्हें बता रहा हूं। जितनी भी बड़ी कोचिंग्स हैं, आईएएस की या
आपके लिए कोई भी और बैंक की ले लीजिए आप, या नीट की ले लीजिए, या किसी भी और एग्जाम की ले लीजिए। ये तो चलो ठीक है, नीट वाली तो मैं तब भी एक तरफ रख सकता हूं, रीजन बीइंग कि यहां तो स्टूडेंट्स को वहां तक पहुंचाना आपका ऑब्जेक्टिव है जहां से उसकी जर्नी स्टार्ट होगी। मैं इसको तो तब भी एग्जाम्शन की कैटेगरी में रखता हूं। आईएएस, बैंक्स और ऐसी कई सारी कोचिंग्स हैं जिनके अंदर क्या हो रहा है, सिर्फ वही पैटर्न चल रहा है कि ये वाली ओटीज आएंगी, ये वाले प्रोविजंस आएंगे, आप इनको पढ़ लो और आगे बढ़ जाओ। एक आईएएस ऑफिसर को आप ये चीज बोल रहे हो? आईएएस ऑफिसर को अगर वो, जैसे कुछ अच्छी कोचिंग्स भी हैं, ऐसा नहीं कि सारी कोचिंग्स इसमें लपेट रहा हूं मैं, कुछ अच्छी कोचिंग्स भी हैं जो आईएएस का सिलेबस है उस पूरे सिलेबस को डिटेल में बताते हैं, समझाते हैं। जैसे मैं दिव्य कीर्ति सर के वीडियोस देखता रहता हूं, तो वो बहुत डिटेल में चीजें बताते हैं कि हाँ भाई ये जानना जरूरी है। वो माइंडसेट देते हैं सोसाइटी को जानने के लिए कि कैसे सोसाइटी को चलना चाहिए, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट। ये रिक्वायर्ड है। तो कई सारी कोचिंग्स भी ऐसी हैं जो ओटी की बेसिस पे चल रही है कि ओटी सॉल्व कराओ और आगे बढ़ाओ। तो प्लीज मार्क माई वर्ड, एटलीस्ट आप लोग जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, आपसे तो मैं उम्मीद कर सकता हूं, बाकी तो अभी पता नहीं, टारगेट मेरा जरूर है। आई वॉन्ट दिस 100 स्टूडेंट्स, दिस नंबर, कि मेरे स्टूडेंट्स जो इधर ग्वालियर और ग्वालियर के आसपास के क्षेत्र में रहें, वो ऐसे स्टूडेंट्स बने जो कि बेस्ट हों इन द फील्ड ऑफ लॉ। और बेस्ट बनने के लिए बहुत नहीं, थोड़ा सा जूरिस्प्रूडेंस पढ़ना है, थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ पढ़ना है, आपको सब समझ में आने लग जाएगा। अपने आप बेस्ट की कैटेगरी में चले जाओगे, यू विल सी इट, है ना। तो लेट्स सी, लेट्स वर्क टुगेदर, ताकि एक अच्छा लीगल सिस्टम एटलीस्ट हम ग्वालियर में तो डेवलप कर लें और ग्वालियर के आसपास डेवलप कर लें, है ना। चलो, थैंक यू सो मच। आगे की चर्चा आगे अगली क्लास में करेंगे।